वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में सीटेट पेपर 2 में हम लोग एसएसटी का टॉपिक कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस के जो है टॉपिक वाइज थ्योरी में हम लोग आज का जो टॉपिक कर रहे हैं, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक न्याय और सीमांत, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। तो आइए इस टॉपिक को कर लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो आपका पॉलिटी का सिलेबस है सीटेट पेपर 2 के लिए वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा सीमांत या फिर हाशियाकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ही हाशिया क्या होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, तो कापियों के हम लोग जिस पन्ने पर लिखते हैं उसके बाईं ओर जो है खाली जगह होती है। जैसे हमारी कॉपियाँ होती हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि बाएं साइड में थोड़ी सी जगह खाली होती है और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये आमतौर पर या इस जगह पे यानी कि ये जो साइड में खाली होता है यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं हैं, कुछ भी लिखते नहीं हैं, और इसे जो है पन्ने का हाशिया कहा जाता है, यानी कि एक साइड में जिसको कर दिया गया हो। ठीक है, बाकी मेन मुख्य धारा कहाँ पे है, आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लोग हाशिया कह रहे हैं। अब समाज में हाशिया का क्या मतलब होता है? समाज की बात करें तो उसमें हाशियाई का मतलब होता है कि जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाशियाकरण। यानी कि कोई एक समुदाय हो गया या फिर एक समाज के लोग हो गए, जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आदिवासी की। ठीक है ना, आदिवासियों के अलावा हम लोग बात करेंगे आपके अल्पसंख्यकों की। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बारे में, क्योंकि उन्हें जो है समाज में जो है एक किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है, उनका जो है हाशियाकरण कर दिया जाता है। ठीक है, हाशियाकृत व्यक्ति समाज के केंद्र व मुख्य धारा में नहीं रहता है। ठीक है, तो वो मुख्य धारा में नहीं रहता, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी समुदाय के हाशियाकरण की वजह जो है यह हो सकती है कि वे, यानी कि कुछ वजह हैं जिनकी वजह से जो है समुदायों का जो है क्या हो जाता है, हाशियाकरण हो जाता है। तो कौन कौन सी वो वजहें हैं, किन किन कारणों से जिनको है इनका हाशियाकरण हो जाता है, उसे देखते हैं। क्योंकि जो है हो सकता है कि वो एक अलग भाषा बोलते हो तो हम लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग साइड लाइन में कर देते हैं। ठीक है ना, या फिर उनका जो है रीति रिवाज अलग हो। ठीक है, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले वे किसी दूसरे धर्म के, यानी कि बहुत सारे लोग जो है एक धर्म के हैं और वो कुछ लोग जो है दूसरे धर्म के हैं, इसलिए भी उनका जो है हाशियाकरण कर दिया जाता है। या फिर जो है वे अपनी गरीबी के कारण, या फिर हो सकता है वो बहुत गरीब हों। ठीक है ना, तो जो मुख्य समाज रह रहा है यहाँ पे रह रहा है तो वो एक गरीब वाली बस्ती अलग से होती है। ठीक है, सामाजिक हैसियत में वो कमतर हो। ठीक है, या फिर जो है शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से कोई बहुत कमज़ोर सा है। ठीक है, तो उसका भी हाशियाकरण कर देते हैं कि नॉर्मल जिस तरह से व्यक्ति होते हैं उसकी तरह से वो नहीं है तब भी। ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो लोग क्या करते हैं, ये सारे जो है आपके रीजंस हैं, ये रीजंस भी आपको पता होना चाहिए। अलग भाषा हो गया, अलग रीति रिवाज हो गया, या फिर कोई दूसरा धर्म मानते हैं, या फिर गरीब हैं, या फिर सामाजिक हैसियत में जो है उनकी कमी है, या फिर जो है नॉर्मल लोगों के मुकाबले वो जो है कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाते हो। तो ये सब जो है वजहें हैं लोगों को हाशिए में करने की, एक साइड में कर देने की। हाशियाकरण का कोई एक ही दायरा नहीं है। देखिए, हाशियाकरण का दायरे का मतलब हो गया कि ये आर्थिक क्षेत्र में भी हम लोग हाशियाकरण करते हैं। आपने देखा कि गरीबी की वजह से हाशियाकरण कर दिया, सामाजिक क्षेत्र में हाशियाकरण कर दिया जो है। ठीक है ना, तो आपका हो गया कि जो है कोई आपका कमज़ोर है, या फिर जो है आपका राजनीतिक तरीके से कि धार्मिक रूप से आपका अलग कर दिया गया। तो अलग अलग तरीके से जो है हाशियाकरण किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग आदिवासी के बारे में देखेंगे और इसके बाद हम लोग अल्पसंख्यकों के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं लोगों को ज़्यादा जो है हाशियाकरण का दंश झेलना पड़ता है। आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? तो आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी। ठीक है ना, मूल निवासी। तो ये जो शब्दों का मतलब होता है ये भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हो सकता है वो एमसीक्यू में 1 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है। अधिकतर तो क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव ही होते हैं, लेकिन कुछ जो है 2-4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, यानी कि जो आदिवासी हैं ये अधिकतर जंगलों के साथ ही जीते आए हैं, जंगलों में जीते आए हैं। ठीक है ना, और जंगली चीज़ों पर, यानी कि जो प्रकृति की चीज़ें हैं उन्हीं पर ये निर्भर रहते थे। भारत में लगभग 8% आबादी जो है ये आदिवासियों की है। तो जहाँ जहाँ फैक्ट है तो फैक्ट भी हमें याद रखने हैं कि लगभग 8% आबादी किसकी है, आदिवासियों की है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। ठीक है ना, आबादी की बात करोगे
पूरे आबादी की, पूरे भारत में तो 8% आबादी जो है आदिवासियों की है। और कितने समूह हैं आदिवासियों को, तो लगभग 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह जो है भारत में पाए जाते हैं। ठीक है ना। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर क्या होता है, ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। वो औरों से बिल्कुल अलग इसलिए दिखाई देते क्योंकि उनके अंदर जो है ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इस वजह से ये समुदाय जो है जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अभी हम लोग जो हैं जाति वर्ण वाले चीज़ों में रहते हैं, समुदायों में, ठीक है, उनमें जो है ये चीज़ कम होता है, तो इसी वजह से भी वो अलग दिखते हैं। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जैसे कि आपका जमशेदपुर हो गया, ठीक है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ये सब जो है आपके कोयला क्षेत्र, ये स्टील वाले क्षेत्र, यानी कि आपके लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पर इनके जंगलों को जो है काट करके वहाँ पर खनन किया जा रहा है। तो इनका जो है बहुत क्या हो जा रहा है, विस्थापन हो जा रहा है, यानी कि जो आपके पहले से वहाँ पे आदिवासी रह रहे थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है ना, ये बिजनेस की वजह से। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। तो जो आप लोग देखते हो शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना, एक आपका कास्ट का जो है, जो आपका आरक्षण में आपने देखा होगा, तो वो आपके आदिवासी ही होते हैं। ठीक है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यही आपका है शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है ना, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो सरकारी दस्तावेजों में हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों के लिए आपका अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। ठीक है ना, ये लोग जो है अधिकतर अलग अलग धर्म जो है इनके होते हैं। और ये अक्सर जो है किसकी पूजा करते हैं, तो ये अपने पुरखों की पूजा करते हैं, यानी कि जो इनके पिता रहे होंगे, जो मर चुके हैं, या दादा रहे होंगे, परदादा रहे होंगे, उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा अपने गांव की और प्रकृति की उपासना, यानी कि पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, इन सब चीज़ों की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत हो गया, नदी हो गया, पशु हो गया, इन सभी की आत्माएं ये मानते हैं और उनकी जो है क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। ठीक है। आदिवासियों की अपनी खुद की भाषाएं होती हैं और इन भाषाओं ने बांग्ला जो है भी, जो आपके बंगाल में बोली जाती है भाषा, वो आपकी बांग्ला है। तो जो आपकी मुख्य धारा की भाषा है, यानी कि बंगाल जो है महानगर है, बंगाल जो है राज्य में जो है बांग्ला बोली जाती है। ठीक है ना, तो मुख्य धारा की भाषा है। इसमें भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। तो अधिकतर जो आपकी बांग्ला भाषा है ये किससे प्रभावित है, आपके आदिवासियों की मुख्य भाषा से ही प्रभावित है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जो आपके आदिवासी होते हैं अधिकतर कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आपके संथाली भाषा बोलते हैं। ठीक है। उनकी अपनी पत्रिकाएं भी निकलती हैं, यानी कि अपने मैगजीन्स भी निकालते हैं ये, और इंटरनेट पर भी इनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। तो कुछ जो आपके आगे चल के आदिवासी पढ़ लिख लिए, वो आपके इंटरनेट पर भी जो है अपनी पत्रिकाएं भी डाल दी है आपके संथाली भाषा में। ओके। अब देखिए, ये रीज़न आपने देख लिया कि आदिवासी कौन है, कहाँ से आए हैं, जंगलों में आपके रहते थे मूल रूप से, फिर बाद में आपके औद्योगिकरण हुआ तो उनको वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है ना। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि हाशिए पे ये क्यों खिसकते जा रहे हैं, क्यों इनको हम लोगों ने साइड लाइन कर दिया है। 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीति का मतलब है कि जैसे सरकार ने बना दिया कि हम इसको जो है अब क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे जो है राष्ट्रीय उद्यान। तो वहाँ के अंदर जो जंगल के अंदर जो लोग रहते थे उनको निकाल के बाहर कर दिया कि अब तुम लोग इस जंगल में नहीं रह सकते हो। ठीक है। तो ये आपकी वन नीतियाँ थी। राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव, तो आपका जो है राज्यों की वजह से या फिर जो आपके उद्योग थे, अभी आपने देखा जमशेदपुर, भिलाई, इन सब जगहों पर जो है खनन का काम किया जाता है। मैंने बताया कि कोयला और आपके इस्पात, इन सब चीज़ों को जो है वहाँ पे बिजनेस किया जाता है। तो उसकी वजह से भी इनको जंगलों से विस्थापित कर दिया गया। ठीक है। और ये इन्हें फिर जा कर के बागानों में काम करना पड़ा, निर्माण स्थलों, यानी कि कहीं पे बिल्डिंग बन रही हो तो वहाँ पे इनको काम करना, या फिर किसी फैक्ट्री में, उद्योगों में इनको जो है, या फिर लोगों के घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ से इनको हटा करके इन सब जगहों पर इनको ढकेला जा रहा है कि आप वहाँ पर जा कर के काम करो। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आय की स्रोत के अलावा वे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को भी गंवा देते हैं। ठीक है। तो अगर किसी के जो है ज़िंदगी भर से कोई अपने जिस जगह पे रह रहा हो,
आप उसको वहाँ से हटाओगे तो वो वहाँ से अब उसकी कमाई का स्रोत तो हटेगा ही, इसके अलावा वो अपनी परंपराओं से भी कट जाता है। ठीक है, अपने रीति रिवाजों को भी जो है भूल जाता है। धीरे धीरे अगर दूसरी जगह रहने लगेगा तो उसके बच्चे उस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जो वो कर रहा था। ठीक है ना, तो उसके रीति रिवाज भी छूट जाते हैं। ठीक है ना, और यही सब जो है क्या है, इसके जीने के अस्तित्व का स्रोत होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, छूट जाते हैं। इन कारणों से आदिवासी जो है ये लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं। ठीक है ना, ये आपके जंगलों में ही रहते तो ये ज़्यादा फलते फूलते, लेकिन जो है इनको अब यहाँ पे ले आकर के इन सब चीज़ों से दूर कर दिया जा रहा है, और इस वजह से ये लगातार क्या हो रहे हैं, हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, समाज में एक किनारे पे पहुँच गए हैं। अब देखिए, इन सब लोगों को जो है इन सब प्रॉब्लम से रोकने के लिए जो है कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन कानून का मतलब तो तब होता है जब कानून आपका लागू हो। अगर कानून जो है आपने लागू किया लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, एक कानून है, ये कानून के भी बारे में हमें याद रखना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये कब का है, तो 1989 का है। तो सन भी हमें याद रखना है। ये दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना, तो दलित जो हैं और जो आदिवासी लोग थे, इनके साथ जो भी दुर्व्यवहार या अपमान होता है, इसको रोक लगाने के लिए ये कानून बनाया गया था। 1989 का अधिनियम है ये। इसके अलावा केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी, ठीक है, अधिनियम 2006 पारित किया है। और इस कानून में क्या है, इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जो है ये ज़मीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकार को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। यानी कि जो है इनको वहाँ से जो बेदखल कर दिया गया इनके जंगलों से, ठीक है, तो उनके साथ जो है एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उसको दूर करने के लिए ये आपका पारित किया गया है। अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनवासी या फिर वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 का है ये। ठीक है ना, तो ये दो आपके इनसे संबंधित, यानी कि आपके आदिवासियों से संबंधित जो है आपके अधिनियम है, कानून है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे ये आदिवासी समूह हैं हमारे, तो हम लोग देखते हैं ये रंग बिरंगे रहते हैं, अलग तरीके से रहते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आपके नाचते गाते रहते हैं, तो हम इनका जो है एक पूर्वाग्रह यानी कि एक धारणा बना लेते हैं कि ये इसी तरह से रहते होंगे, ये इसी तरह से जो है आपके पिछड़े जनजाति के लोग हैं। ठीक है ना, इनको हम लोग अगड़ी जनजाति में नहीं मानते हैं, इसीलिए जो है समाज में ये एक हाशिए पर चले जाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पाते जहाँ पे नॉर्मल समाज हमारा रह रहा है। ओके, अब देखते हैं अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, यानी कि अभी हमने देखा था आदिवासियों के बारे में, अब हम देखेंगे अल्पसंख्यकों के बारे में। तो अल्पसंख्यक शब्द जो है इसका क्या मतलब होता है, ये आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि में बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, यानी कि एक आबादी आपकी ज़्यादा है और दूसरी आबादी आपकी कम कम है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जैसे भारत में अगर बात करो तो हिंदू जो है ये बहुसंख्यक समुदाय है। ठीक है, इसके अलावा जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सभी जो है अल्पसंख्यक समुदाय का हिस्सा है। तो अगर भारत की बात की जाए तो हिंदू आपके बहुसंख्यक यानी कि आपके ज़्यादा हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपके थोड़े से मुसलमान हो गए, थोड़े से सिख हो गए, थोड़े से ईसाई हो गए, तो इस तरह से है। अब 2011 की जो जनगणना है, इसके अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है, 14.2%। ठीक है, 2011 की जनगणना की बात की जा रही है, यानी कि 10-12 साल पहले जो जनगणना हुई थी उसमें मुसलमानों की संख्या 14.2% थी कुल आबादी इनकी। इन्हें जो है हाशियाई समुदाय माना जाता है, यानी कि मुसलमानों को हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं जितने कि अन्य जो है समुदायों को मिले हैं। ओके, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायज़ा लेने के लिए सरकार ने 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है पहले सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो ये किसकी अध्यक्षता में जो है मुसलमानों के लिए जो है उनकी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, तो ये आपके थे न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। और कब ये गठन किया गया था, तो 2005 में। ठीक है, समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि
विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से जो मुसलमानों की स्थिति है, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। यानी कि ये मुसलमानों की स्थिति, ये आपके राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, इसने जो है रिपोर्ट क्या दी, इसने कहा कि जो आपके मुसलमान हैं, ये जो आपके अनुसूचित जाति हैं शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, इन सब हाशियाई समुदायों के बराबर ही जो है इनकी भी स्थिति है, मुसलमानों की भी स्थिति। ठीक है ना। इस रिपोर्ट में कहा गया मुसलमानों के सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं। ठीक है। देखिए, मुसलमानों की जो आपका सामाजिक हाशियाकरण है, इस कारण से कुछ स्थिति में वे जिन इलाकों में, यानी कि पहले जहाँ पे रहते थे, मान लो इस इलाके में पहले रहते थे, ठीक है ना, अब यहाँ से ये निकलने लगे हैं और अक्सर जो है इनका घेटवाइजेशन होने लगता है। तो घेटवाइजेशन क्या होता है अभी हम लोग नीचे बात करेंगे। ठीक है। ये यहाँ से निकल के क्या करते हैं, एक अपनी अलग बस्ती बना लेते हैं। ठीक है। वहाँ पे केवल वही लोग रहते हैं, अपने ही समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है। और कभी कभी इसकी वजह से जो है पूर्वाग्रह, घृणा, और यानी कि लोग जो है ये एक जगह जाके इकट्ठा होने लगते हैं तो लोग इनसे घृणा करने लगते हैं और फिर इसकी वजह से हिंसा भी होती है, हिंसा को भी ये जन्म देते हैं। ठीक है। तो घेटवाइजेशन का क्या मतलब होता है हम लोग देख लेते हैं। घेटवाइजेशन शब्द जो है आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। मैंने कहा ना, एक बड़ा समुदाय में मान लो यहाँ पे पहले ये लोग रह रहे होंगे, लेकिन अब ये निकल करके एक अपना अलग से बना लेते हैं, वहाँ पे केवल यही एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है ना। यानी कि दूसरे समुदाय के लोग को वहाँ पे नहीं रहने दिया जाता, या फिर ये केवल यही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ठीक है। तो घेटवाइजेशन इस स्थिति तक पहुँचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो घेटवाइजेशन क्या है, यानी कि पहले आपके बड़े समाज में रहते थे, अब वहाँ से निकल करके इस जगह पे अगर आ गए हैं तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, किस कारण से यहाँ तक आए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेटवाइजेशन। ठीक है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों के आधार पर हो सकती है। भय या दुश्मनी भी जो है किसी समुदाय को एकजुट करने के लिए मजबूर कर सकती है। हो सकता है इनके अंतर्गत कोई भय हो या फिर वो दुश्मन मानते हो दूसरे को, इस वजह से भी जो है क्या होता है, ये समुदाय अपना एक जगह पर जुट करके रहते हैं। ठीक है। क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच में रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। वो सोचते हैं कि जब हम एक जगह पे रहेंगे तो हमें जो है शांति रहेगी, हमें जो है कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते। तो अगर यहाँ से कोई निकलना भी चाहता है तो वो जल्दी निकल नहीं पाता है। ठीक। तो इनके पास कोई विकल्प नहीं होता कि वो यहाँ से छोड़ करके फिर कहाँ जाएँ। तो अगर इन्होंने एक बार घेटवाइजेशन कर लिया तो अधिकतर वहीं पे रह जाते हैं, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। तो यानी कि जो आपका मुख्य समाज था उससे ये अब जो है कटे रहते हैं। ठीक है ना। ये अपना एक अलग जगह पे रहने लगते हैं। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय क्या होता है। एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस भी हमें पढ़ना है। तो सामाजिक न्याय क्या है, इसका मतलब है कि सभी मनुष्यों को क्या माना गया है, एक समान मानने। ठीक है। यानी कि कोई भी तबका हो, कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर गरीब कोई भी हो, सबको जो है एक समान माना जाएगा। सामाजिक न्याय का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है। यानी कि समाज में सभी एक बराबर होंगे। ठीक है। ये सामाजिक समानता उपलब्ध कराना है सामाजिक न्याय का उद्देश्य। समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक है। ठीक है। यानी कि व्यक्ति जो है क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो कोई भी वर्ग होगा आपका, कोई भी जो है समाज का वर्ग होगा, अगर उसके अंदर आज़ादी नहीं है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसके कल्याण के लिए आपका स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक ही है। अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनसे जो है अधिकतर जो आपके सामाजिक न्याय संबंधी जो कानून बनाए गए हैं वो अधिकतर मौलिक अधिकारों से ही उनका जन्म हुआ है। संविधान के भाग 3 में हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार है। ठीक है। इसके रूप में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है ना। संविधान के भाग 4 में हमने पढ़ा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके ही अंतर्गत हमें सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। तो व्यक्ति के कल्याण के लिए आपको बताया गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है। और जो है सभी को समान मानना आपका सामाजिक न्याय हो गया।
तो भाग 3 के मौलिक अधिकारों के रूप में हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भाग 4 के समाज के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हमें सामाजिक न्याय को जो है सुनिश्चित किया गया है हमारे संविधान में। सरकार ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की है। ठीक है, सरकार तो कहती है कि जो है हमने न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दिया है, मान लो कि 300 रुपये मैंने निश्चित किया है। ठीक है, लेकिन उससे कम में ही मान लो 200 रुपये में ही मजदूर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो है ढेर सारे मजदूर हैं। ठीक है, आपका जो है 300, कोई कहेगा कि मैं 200 दूंगा तो मैं 300 लूँगा, तो दूसरा कहेगा मैं 200 में ही काम कर लूँगा, तो वो 200 में ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। परंतु प्रतिस्पर्धा के कारण मजदूर कम मजदूरी में ही काम कर लेते हैं, ये बात अभी हमने की। ठीक, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ही संविधान में आरक्षण और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे प्रावधान किए गए हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन यानी कि जो छुआछूत वाली बात है, अनुच्छेद आपका कौन सा है अस्पृश्यता उन्मूलन का? आप लोग कमेंट करके बताना कि अस्पृश्यता उन्मूलन का जो है अनुच्छेद क्या है। ठीक है, तो और इसके अलावा आपको बताना है कि आरक्षण भी आपके किस किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आरक्षण जो दिया गया है जो आपका अस्पृश्यता उन्मूलन है, ठीक है, यानी कि छुआछूत को हटाना, और समाज के पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया गया है ये आपके सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए ही जो है संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं। नागरिकों को शोषण से मुक्त रखने के लिए संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग इसको जानते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए ये सभी आपके जो आपके दिए गए हैं संविधान में, ये सब आपके सामाजिक न्याय के लिए दिए गए हैं, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 23 और 24। इसके देखिए एक आपका कानून भी बनाया गया था, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में ये बनाया गया था। इससे क्या किया गया कि भारत में बंधुआ मजदूरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। तो सन जितना भी आपको बताया जा रहा है, सन आप याद रखना कि कौन सा अधिनियम कब आया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, हो सकता है मिलान में ही पूछ ले कि जो है आपका सन मिलाना हो। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया था। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख बच्चे विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। ठीक है, तो आपका पिछली जनगणना थी 2011 की, उसमें 5 से 14 साल के यानी कि जो आपके कम उम्र के जो बच्चे हैं, ऐसे जो है 40 लाख बच्चे अलग अलग व्यवसायों में काम करते हैं, और इनमें से बहुत सारे आपके कुछ खतरनाक व्यवसाय हैं उसमें भी काम करते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे बच्चे जो है ये काम करना पड़ रहा है उनको। इसलिए केवल कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता। अब देखिए कानून तो 1976 में ही बना था, 1976 में ही बना था, लेकिन जो है 2011 की जनगणना में भी लगभग 40 लाख बच्चे अभी तक जो है इन व्यवसायों में काम कर रहे हैं, जबकि जो है बाल मजदूरी को रोका गया है पहले से ही कानून बना के। इसलिए केवल कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उस कानूनों को लागू भी किया जाए। ठीक है, सख्ती से कानूनों को लागू किया जाएगा तब ये स्थितियाँ आपकी सही होंगी। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था जिसका नाम था पेंसिल पोर्टल। ठीक है, इसका मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो ये आपका पेंसिल पोर्टल का फुल फॉर्म था। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज करने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए है। ठीक है, तो ये जो है आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी बच्चों से संबंधित तो इस पोर्टल पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हो, चाइल्ड का ट्रैकिंग कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो आपका एक पोर्टल बनाया गया है, एक आपका प्रोजेक्ट है आपका राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, इसका कार्यान्वयन किस तरह से हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए किया गया है। समाज के गरीब निर्धन वर्गों को ऊंचा उठाए बिना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का विकास किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि अगर हम जो है गरीब निर्धन वर्गों को ऊंचा ना उठाएं, अनुसूचित जातियाँ जो है यानी कि शेड्यूल कास्ट SC और ST को जो है हम यानी कि OBC इन सब का विकास ना करें तो सामाजिक न्याय जो है हमारा स्थापित नहीं हो सकता। इसीलिए सबको साथ में लेकर के चलना है। किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि सामाजिक आधार पर भी भेदभाव मत करो कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, धर्म के आधार पर भी नहीं करना है। और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भी, यानी कि आपने कोई पहले से आपने सोच बना ली है किसी भी जाति या धर्म के बारे में, तो उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है।
सामाजिक न्याय में सभी लोगों को अपना विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। तो सभी लोगों, अगर सामाजिक न्याय होगा तो सभी लोगों का विकास होगा, ठीक है, सबको समान अवसर मिलेगा। इसके अलावा 2 दिसंबर 1984, देखिए एक और घटना के बारे में इसमें बात की गई है। तो जो आपका भोपाल में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस निकली थी, तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी, ये कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, इसके संयंत्र में मिसाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में एमिक, ठीक है ना, ये गैस कहा जाता है। तो इस नाम की एक जहरीली गैस जो है, इसके रिसने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ पे वहाँ के कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उसके अलावा जो है शहर में भी बहुत सारे लोग मर गए थे। उसके बाद भी जो है आज तक जो यूनियन कार्बाइड का जो क्या कहते हैं, उसका जो वहाँ का उस समय का मालिक था, उसका नाम था एंडरसन, ठीक है, एंडरसन इसका नाम था। एंडरसन को आज तक नहीं पकड़ा गया है, ठीक है, ये जो है भाग गया था, अमेरिका भाग गया था। आज तक जो है भोपाल गैस त्रासदी के जो पीड़ित हैं उनको सामाजिक न्याय भी नहीं मिला है। सामाजिक न्याय नहीं मिलने का मतलब इनको उचित मुआवजा भी नहीं मिला, ठीक है, जितना इनको मुआवजा मिलना चाहिए वो इनको मुआवजा नहीं मिला। अमेरिका में क्या होता था कि वहाँ पे कंप्यूटरीकृत व्यवस्था होती थी, अगर गैस रिसने वाली होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ के मजदूरों की जो है जान की कीमत बिल्कुल सस्ती थी। कोई भी जो है सुरक्षा इंतजाम यहाँ पे नहीं किए गए थे इस कंपनी के द्वारा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन पीड़ितों को जो है सामाजिक न्याय नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में और पूछा गया है पहले। अब देखिए ये आपका इससे संबंधित था, यानी कि जो है प्रदूषण से संबंधित था। तो एक आपका केस था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991 का ये केस था। इसके मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 21 आपका क्या है, जीवन का अधिकार, ठीक है। तो ये आपका मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है, ठीक है ना। तो उस जीवन के अधिकार में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। तो 1991 में जो आपका केस हुआ था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में, उसमें जो है कोर्ट ने ये बोला कि जो है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का जो अधिकार है ये भी जो है आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य जो है इसमें क्या चीज़ें जोड़ी गई थी। तो ये आपका था प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार, ठीक। तो ये जो है हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और आज ये हमारा लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक देखा होगा। अगर आपने सारे टॉपिक्स देखे हैं तो आप कमेंट में जो है कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के जाइएगा, ठीक है, या फिर आप लोग एग्ज़ाम सहपाठी लिख दीजिएगा। मुझे पता चल जाएगा कि आपने 1 से लेकर के आज तक के जो है पॉलिटी के सारे वीडियोस देख लिए हैं, ओके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करेंगे। इसके अलावा आप शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने उन दोस्तों तक जो आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।